अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक अपर पैलियोलिथिक चैप्टर से है इंसानी नस्लें, चैप्टर पेज नंबर 34। इंसानी नस्लों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में तकरीबन पिछले 30,000 साल में जो अहम इम्पॉर्टेंट नस्लें सामने आती हैं, उनमें कोकासॉइड जो कि आजकल यूरोप के बाशिंदे हैं, मंगोलाइड जो कि एशियाई हैं, निग्रोइड जो कि अफ्रीका के बाशिंदे हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत सी वो नस्लें मौजूद हैं जो कि इन नस्लों के आपस में राब्ते की वजह से वजूद में आईं। सब नस्लों ने शदीद मौसमी असरात के तहत हज़ारों साल मुख्तलिफ़ इलाकों में गुजारे और मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी खसूसियात उनमें पैदा हुई हर इलाके के हिसाब से। जैसे कि इंसानी जिस्म में ख़ुद को हज़ारों साल के दौरान तब्दील करने की अहलियत मौजूद हो गई जो कि इंसान आसानी से पहचानी जाती थी। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर ना सिर्फ अलग अलग इंसानी नस्लें थीं बल्कि आज से 30,000 साल पहले के कुछ असरात बताते हैं कि तरह तरह की मुख्तलिफ़ ज़बानें भी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट बोली जाती थीं। अब इनकी रिहाइश के बारे में हम देखते हैं। हमेशा की तरह ये सिर्फ गारों के दहानों और मज़बूत पहाड़ों के दामन में नहीं रहते थे ये इंसान, बल्कि इन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मौसम के लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू कर दिया था। यानी कि इन्हें जहाँ से शिकार मिलने की उम्मीद होती थी वहाँ पे ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे और एक मौसम से दूसरे मौसम में एक मौसम में एक जगह पे और मौसम के लिहाज से इसी तरह से ये किसी दूसरी जगह का इंतखाब कर लेते थे। कारआमद किस्म के जो पौधे हैं उन्हें वो जमा कर लेते थे। खुराक की बहुतात थी, इसी वजह से पहली बार इंसान बड़े बड़े ग्रोहों में रहने लगा था और ये ग्रोह तकरीबन 50, 60 और कई बार 100 लोगों पर भी मुश्तमिल होते थे। यानी कि इसमें ये चेंज आई थी इस टाइम पीरियड में कि वो सिर्फ गारों में नहीं रहते थे बल्कि ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे और अकॉर्डिंग टू वेदर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते और अपनी खुराक की नीड्स के हिसाब से मूव करते थे। और ये ग्रोह जो हैं वो सिर्फ बाज़ोकात 50-60 लोगों पे और बाज़ोकात ऑलमोस्ट 100 लोगों पे ये ग्रोह जो थे वो मुश्तमिल होते थे। इस वक्त इस टाइम पीरियड पे इंसान जो थे वो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था अपनी ज़रूरत के मुताबिक और इसी दौरान कुत्ता जो है वो एक पालतू जानवर बन चुका था। इसी तरह से ज़्यादातर इंसानी आबादी बर्फ़ की लाइन के करीब शिकार करती थी, यानी कि बर्फ़ की लाइन शुमाल और जनूब में दोनों जगह थी और नॉर्थ पोल से जनूब की तरफ, साउथ पोल से शुमाल की तरफ वजूद में आई थी, जहाँ से सर्दी कम होने की वजह से दुनिया के दरमियानी हिस्से से बर्फ़ पिघल गई थी। सर्दियों में ये लोग किसी नदी के करीब कच्ची मिट्टी, मेमत की हड्डी और पत्थर के घरों का गांव सा बना कर रहते थे। बहुत सी जगह तो ये गांव इंसान ने कई 100 साल तक बसाए। यानी कि सर्दी से बचने के लिए वो हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का घर बना लेते थे और कच्ची मिट्टी जो थी उसका इस्तेमाल कर लेते थे। जनूबी रूस में आम तौर पर इंसानी ज़मीन खोद कर देखा गया कि वहाँ पे रहने के लिए लोगों ने हॉलो से बना लिए थे, यानी कि गहराई खोद ली थी और ऊपर एक खैमा सा बना लेते थे। इन खैमों का साइज़ देखकर और इसके अंदर बने हुए कच्ची मिट्टी के चूल्हे जो हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई एक फैमिली नहीं रहती थी बल्कि एक पूरा ख़ानदान जो है रिश्तेदारों से हरा भरा ख़ानदान जो है वो एक छत के नीचे रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसी गहराइयाँ भी खोदी गईं जिन पर छत डालने के कोई औसार हमें मौजूद नज़र नहीं आते हैं। इनमें बैठकर शायद वो लोग घरेलू काम करते होंगे, ये अंदाज़ा लगाया गया है। मर्द लोग औजार बनाते होंगे, शायद जानवरों की खालें तैयार करते होंगे। खैमों के अंदर और उनके आसपास के इलाकों में बेशुमार शिकार किए हुए जानवरों की हड्डियाँ और कूड़ा करकट मिला है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अभी तक इंसान ने सफाई की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। ये देखें नीडल्स, पिक्चर में हमें नीडल्स नज़र आ रही हैं। ये तस्वीर इस वक्त की बनी हुई हड्डियों की सुइयों की निशानदेही करती है, यानी कि जानवरों की जो हड्डियां हैं उनके ज़रिए से सुइयां बनाई गईं और ये लोग जानवरों की खाल के कपड़े सीने लगे थे। जानवरों की खाल से अपने लिए कपड़े बनाने लगे थे और शायद ये खैमे भी सी लेते हों। इस वक्त कहा यह जाता है कि इस टाइम पीरियड पे इंसान मौसीकी यानी कि म्यूज़िक से भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। चेकोस्लोवाकिया से हड्डी की बांसुरियाँ मिली हैं, हड्डियों की यानी कि बांसुरियाँ मिली हैं, जिनमें से आज भी कुछ सर निकाले जा सकते हैं। वक्ती रिहाइश गाहों का जिक्र किया गया है।
इसके अलावा अपर पैलियोलिथिक इंसान का मुस्तकिल ठिकाना तो वही गार ही थे, यानी कि जो परमानेंट उनका रहने का ठिकाना था वो वाकई ही गार थे और मजबूत पहाड़ों के दामन थे। क्योंकि गारों में बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स मिली हैं जिसमें इनके आबाओ वजदाद हज़ारा साल से रहते आ रहे थे। इन्हीं गारों में वो अपने मर्दों को इनकी दुनियावी असासों मसलन औजार और ज़ेवरात के साथ दफनाते थे, यानी कि मरने के बाद ये उनको अपने मर्दों को इनके दुनियावी असासों मसलन औजार और ज़ेवरात के साथ दफनाते थे। इन मुर्दों के जिस्म पे अक्सर सुर्ख मिट्टी से हासिल किया हुआ रंग लगाया जाता था, यानी कि उस वक़्त कलर जो है वो नेचुरल सोर्सेज से हासिल किया जाता था जो कि मिट्टी हुआ करती थी। सुर्ख रंग खून की और ज़िंदगी की अलामत है। यही रस्म आज भी प्रिमिटिव माशरों के बाशिंदों में मकबूल है। फिर बारी आती है शिकार की, यानी कि इस दौर के लोग जो हैं फलों और खुश्क मेवों से भी अपना पेट भर लेते थे। फिर भी सर्द इलाके के लोगों को शिकार के ज़रिए गोश्त हासिल करने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती थी। इस दौर में घास खाने वाले जानवरों के बड़े बड़े रेवड़ वस्ती एशिया और मगरबी यूरोप के मैदानों में आज़ादी से घूमते थे। इंसान छोटे छोटे गिरोहों में बड़ी मनसूबाबंदी के साथ इनका शिकार करते थे। जनूबी रूस और चेकोस्लोवाकिया में बालों वाले हाथी मैमथ का शिकार किया जाता था, जबकि मगरबी यूरोप और शुमाली जर्मनी में बारहसिंगा इनका निशाना बनता था। शहर पेरिस से कोई 45 मील दूर पिनस्वेंट के मुकाम पर आसार बताते हैं कि दरिया के करीब एक गिरोह इंतज़ार में बैठा और जब बारहसिंगों का रेवड़ दरिया पार करके आ रहा होता था तो उस वक़्त वो लोग उन्हें पकड़ लेते थे। बारहसिंगा और लंबे बालों वाला हाथी जो कि महमद कहलाता था, मौसम की तब्दीली के बायस अपनी जगह तब्दील कर लेते थे। इंसान ने कई सालों का मुशाहिदा किया और नकलो हरकत करने की तरह तरह की आदत अपनाई और इसके बारे में और हरकत के औकात के बारे में पेशेनगोइयाँ करने के काबिल हो गया और यही मालूमात शिकार के वक़्त इंसान के काम आई। बातें करने की अहलियत ने इंसान को इस काबिल बना दिया था कि वो अपने तजुर्बात की बिना पर मालूमात हासिल कर सके और फिर वो दूसरे इंसानों में या अपने आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर सके। हर इंसान जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता था और वो किस जानवर पर किस तरह से हमला करना है और किस तरह से पूरा तरीका अपनाना है वो उससे अच्छे तरीके से अवेयर हो चुके थे। इसके अलावा कौन सी चट्टान है वो घोड़ों या दूसरे जानवरों का भगदड़ मचाकर गिरा सकें ताकि उन्हें काबू किया जा सके। यहाँ तक कि शुमाली अमेरिका के इंसान तक भी जानवरों का भगदड़ मचाकर इन्हें काबू करने के तरीके की मालूमात पहुँच गई थी, यानी कि वो जानवरों को किस तरह काबू करना है इन तमाम तरीक़ों से बखूबी वाक़फ़ हो गए थे और ये मालूमात उन्होंने दुनिया में डिफरेंट इलाकों में फैलानी शुरू कर दी थी। कहा यह जाता है कि शुमाली अमेरिका के इंसानों तक भी इसकी मालूमात पहुँच गई थी। फ्रांस में सॉलिटेयर के मुकाम पर इस तरह मारे गए बेशुमार जानवरों यानी कि घोड़ों के आसार मिलते हैं। मैमथ इस दौर का बहुत कारामद जानवर था और इस जानवर के बहुत से फ़ायदे थे। मिसाल के तौर पे इसका गोश्त खाया जा सकता था। खाने के बाद ये इतनी मिकदार में होता था कि सुखा लिया जाए। वो गोश्त को सुखा लेते थे या धुआं लगवाकर इसको इस काबिल बनाया जा सके कि इसको कुछ अरसे तक के लिए रख लिया जाए या बर्फ़ में दबाकर बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन के अंदर दबाकर इसको महफूज कर लिया जाए। दूसरा बड़ा उसका फ़ायदा ये था कि खाल न सिर्फ पहनने के काम आती थी बल्कि खैमों के ऊपर छत डालने के भी काम आती थी। इस तरह रिहाइश में भी उनका साथ देती थी। मशरक़ी यूरोप में इन हाथियों के बड़े बड़े दांतों और हड्डियों से खैमों का फ्रेम भी बनाया जाने लगा था जिसके ऊपर इन्हीं की खाल से खैमा बनाकर लगा दिया जाता था, जैसे कि ये पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से खाल जहाँ ज़मीन को छूती वहाँ मैमथ ही की भारी हड्डियाँ ऊपर रख दी जाती थीं ताकि खैमों में तेज़ हवाओं में खड़ा रहा जा सके। इसके अलावा यही हड्डियाँ पीस कर जलाने के भी काम आती थीं। इनके जिस्म की बेपनाह चर्बी से दिए जलाए जाते थे और इनकी खालों के बालों को भुनकर पहनने के लिए या खैमों के ऊपर डालने के लिए कपड़ा तैयार किया जाता था। फिर में पाँव में पहनने के लिए जूते भी बनाए जाने लगे। तकरीबन 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक ये कार आमद जानवर तकरीबन ख़त्म हो गया था और बहुत ही नायाब हो गया था, यानी कि कम हो गया था। इसकी नायाबी की दो वजूहात थी। एक तो ये कि जब अपर पैलियोलिथिक के दौर में मौसम गर्मा में होते तो जो ज़मीन पहले बर्फ़ से ढकी हुई होती थी वो बहुत ज़रखेज़ हो गई थी, वहाँ पे बहुत घने जंगलात उगाए जाने लगे थे और मैदान जो कि मैमथ जैसे बड़े जानवरों की चरागाहें थीं जंगल उगने की वजह से ख़त्म हो गए थे।
दूसरी वजह इनका अंधाधुंध शिकार था, जिसकी बदौलत इंसान ने ये कीमती जानवर न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका से भी ख़त्म कर डाला था। इस दौर में इंसान को शिकार के लिए निस्बतन कम मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि उसने लकड़ी के तीर कमान और नेज़े फेंकने वाले हथियार बना लिए थे, जिसकी वजह से वो कुछ फासले ही से जानवर पर हमला आवर हो सकता था और उसे करीब जाकर शिकार करने और इस तरह ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत ना रही थी। इसके अलावा इंसान ने मछली पकड़ने का कांटा सा भी बना लिया था। तस्वीर मौजूद हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कुछ जगहों पर सैल्मन मछली का भी शिकार किए जाने लगा था और मछली के शिकार में कोई ख़तरा नहीं था और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ये देखें, अपर पैलियोलिथिक में बना हुआ कश्ती का चप्पू, मछली पकड़ने का कांटा और हथौड़ा। ये देखें पिक्चर में 1, 2 और 3। ये चैप्टर आपने साथ साथ रीडिंग करनी है और इस टॉपिक को भी अच्छे से रीड आउट करना है ताकि हम आगे जो इसका आर्ट है उसको अच्छे से डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच।